हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन डेविड मोरिन से अनोदर इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में अपने को एक लॉलीपॉप दिया गया है जो m मास के सॉलिड स्फीयर और एक मासलेस स्टिक से बना हुआ है। ये सॉलिड स्फीयर है और ये मासलेस स्टिक दी हुई है। मासलेस स्टिक का अदर एंड ग्राउंड पे पिवोट किया गया है। ग्राउंड अपने को फ्रिक्शनलेस दिया गया है। इस सॉलिड स्फीयर का सेंटर कैपिटल आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है विद एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन ओमेगा। अपने को एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन ओमेगा दी हुई है। अपने को सॉलिड स्फीयर और ग्राउंड के बीच में नॉर्मल फोर्स पता करना है। इसके लिए दो डिफरेंट मेथड्स का अपन यूज करेंगे। पहले पार्ट में अपन F इक्वल टू ma आर्ग्यूमेंट से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सेकेंड पार्ट में अपन टॉर्क इक्वल टू dl वेक्टर बाई dt आर्ग्यूमेंट से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले अपने को कुछ प्री रिक्विजिट पॉइंट्स जानने होंगे। तो चलिए अपन प्री रिक्विजिट पॉइंट्स पहले स्टडी कर लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। एक फिक्स पॉइंट के अबाउट बॉडी के एंगुलर मोमेंटम को अपन ये लिख सकते हैं L वेक्टर इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा वेक्टर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर 3/3 का एक मैट्रिक्स होगा जिसमें ये एलिमेंट्स होंगे Ixx, Ixy, Ixz, Iyx, Iyy, Iyz, Izx, Izy, Izz। ओमेगा वेक्टर को अपन एक कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो इसके एलिमेंट्स होंगे ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर में देखिए जो एलिमेंट्स डायगोनल के अलोंग लोकेटेड हैं जैसे Ixx, Iyy, Izz, ये सभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करते हैं। Ixx का मतलब है x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिमिलरली Iyy और Izz का मतलब है y एक्सिस और z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बाकी सभी जो टर्म्स हैं जो ऑफ डायगोनल लोकेटेड हैं जैसे Ixy, Ixz, Iyz, Iyx, Izx, Izy, ये सभी टर्म कहलाती हैं प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। तो अगर अपन एक्सेस इस तरह से चूज करें ताकि प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया वाली टर्म्स वेनिश हो जाएं तो इन एक्सेस के सेट को अपन कहेंगे प्रिंसिपल एक्सेस। यानी प्रिंसिपल एक्सेस के लिए अपन ये कह सकते हैं फॉर प्रिंसिपल एक्सेस प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया टर्म्स विल वेनिश। यानी Ixy is equal to Iyx is equal to 0. Similarly, Iyz and Izy will become 0 and Izx and Ixz will become 0. ये सभी टर्म्स 0 हो जाएंगे। तब अपन इस एक्सिस के सेट को कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस के केस में अपन L वेक्टर को ये लिख सकते हैं L वेक्टर इज इक्वल टू, अब केवल डायगोनल के अलोंग टर्म्स रहेंगी Ixx, Iyy, Izz। बाकी सभी टर्म्स 0 हो चुकी हैं। इनको अपन मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम मैट्रिक्स से ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड से।
तो जब दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो एल वेक्टर अपने पास ही आ जाएगा, एक कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में अपने पास ही आएगा। आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स, आई वाई वाई ओमेगा वाई, आई जेड जेड ओमेगा जेड। यानी प्रिंसिपल एक्सिस के केस में अपन एंगुलर मोमेंटम को वेक्टर फॉर्म में ये लिख सकते हैं, एल वेक्टर इज इक्वल टू आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स आई कैप प्लस आई वाई वाई ओमेगा वाई जे कैप प्लस आई जेड जेड ओमेगा जेड के कैप। तो एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन इस सिंपल एक्सप्रेशन के अंदर रिड्यूस हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के केस में। अब अगर मैं स्फेरिकल बॉडी के लिए प्रिंसिपल एक्सिस देखूं, तो स्फेरिकल बॉडीज के लिए देखिए, अगर अपन इसके सेंटर को ओरिजिन ले, सेंटर को ओरिजिन मानते हुए अगर मैं एक्सिस का कोई भी सेट कंसिडर करता हूं, तो चूंकि स्फेरिकल बॉडी के अंदर मास सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, स्फेरिकल बॉडी जो है उसके लिए कोई भी एक्सिस का सेट जिसमें ओरिजिन सेंटर पे लोकेटेड होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस ही कहलाएंगी। तो इनके लिए आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर को आप इस तरह से लिख सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर ये हो जाएगा 2/5 mr², 2/5 mr², 2/5 mr², और ऑफ डायगोनल वाली टर्म्स जीरो रहेंगे, ये सभी टर्म्स जीरो होंगे। इसके अलावा प्रिंसिपल एक्सिस के इस सेट के लिए ओरिजिन स्फीयर के बाहर भी लोकेटेड हो सकता है। यानी अगर अपन इस टाइप का केस कंसिडर करें जिसमें ओरिजिन स्फीयर के बाहर लोकेटेड है लेकिन एक एक्सिस स्फीयर के सेंटर से पास हो रही है, तो ये भी प्रिंसिपल एक्सिस का सेट होगा। और इसके लिए अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर को इस तरह से लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर ये हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ये होगा 2/5 mr²। वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर पता करने के लिए अपन पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देते हैं। ये मान लेते हैं सेंटर की ओ से डिस्टेंस है एल, तो वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो जाएगा 2/5 mr² प्लस ml²। इसी तरह से जेड एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही होगा 2/5 mr² प्लस ml²। ऑफ डायगोनल वाली टर्म्स जीरो होंगी। तो इस तरह से भी अपन प्रिंसिपल एक्सिस का एक सेट अपन चूज कर सकते हैं जिसमें ओरिजिन स्फीयर के बाहर लोकेटेड है लेकिन एक एक्सिस स्फीयर के सेंटर से पास होनी चाहिए। अब अपन प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस प्रॉब्लम में अपने को सॉलिड स्फीयर पर नॉर्मल फोर्स की वैल्यू निकालनी है। पहले अपन फोर्स मेथड यानी F = ma आर्ग्यूमेंट की मदद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अपने को ये दिया हुआ है सॉलिड स्फीयर का सेंटर कैपिटल R रेडियस के सर्कुलर पाथ पर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो अगर अपन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में चले जाएं तो सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पर आ जाएगा, अपने को इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कराना होगा। तो मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम से सॉलिड स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूं। फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रेम, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से
अपने को सॉलिड स्फीयर के ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना होगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा m ओमेगा स्क्वायर r। सॉलिड स्फीयर पे इसका वेट एक्ट हो रहा होगा नीचे की ओर और सरफेस की वजह से नॉर्मल फोर्स एक्ट होगा ऊपर की ओर। इसके अलावा स्टिक की वजह से एक टेंशन फोर्स भी एक्ट होगा। टेंशन फोर्स स्टिक की लेंथ के अलोंग एक्ट होगा। इसको मैं इधर की ओर दिखा देता हूं। स्टिक हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रही है थीटा, तो ये एंगल भी थीटा रहेगा, यानी टेंशन का एक कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टी कोस थीटा और टेंशन का अनदर कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा टी साइन थीटा। तो अब अपन फोर्स बैलेंस करते हैं। टी कोस थीटा तो m ओमेगा स्क्वायर r यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा। इससे अपने को ये इक्वेशन मिलेगा। और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करें तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू ही आ जाएगी n इज इक्वल टू mg प्लस टी साइन थीटा। मैं t की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर देता हूं, तो नॉर्मल फोर्स का मैग्नीट्यूड ही आ जाएगा n इज इक्वल टू mg प्लस t की जगह ये लिखेंगे m ओमेगा स्क्वायर r अपॉन कोस थीटा इनटू साइन थीटा, यानी नॉर्मल फोर्स ही आ जाएगा mg प्लस m ओमेगा स्क्वायर r टेन थीटा। इस डायग्राम में देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर तो है स्मॉल r के बराबर और बेस है कैपिटल R के बराबर, तो टेन थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। ये वैल्यू मैं इक्वेशन में रख देता हूँ, तो नॉर्मल फोर्स ही आ जाएगा mg प्लस m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r। ये अपना आंसर होगा। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि टेंशन फोर्स स्टिक की लेंथ के अलोंग ही क्यों एक्ट हो रहा है। तो इसको अपन इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देखें तो ये स्फीयर कैपिटल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। इसका एंगुलर मोमेंटम ये होगा L वेक्टर इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर कैपिटल ओमेगा जे कैप। अपन ये देखेंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देखने पर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है और अपवार्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। ये टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, यानी dl वेक्टर बाई dt की वैल्यू 0 आएगी। इसका मतलब इसके ऊपर कोई टॉर्क एक्ट नहीं होना चाहिए। अपन ये देखेंगे सूडो फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r mg और नॉर्मल फोर्स, इन तीनों के लाइन ऑफ एप्लीकेशन सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहे हैं, तो इन तीनों का टॉर्क तो अपन 0 लिख सकते हैं। टेंशन फोर्स का टॉर्क भी 0 होना चाहिए। ये तभी हो सकता है जब टेंशन फोर्स स्टिक की लेंथ के अलोंग एक्ट हो। तो टेंशन फोर्स स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग इधर की ओर एक्ट हो रहा होगा। इस वजह से अपन ने टेंशन फोर्स को स्टिक की लेंथ के अलोंग एक्ट कराया है। तो ये पहले मेथड से नॉर्मल फोर्स की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर ली है। अब अपन सेकंड मेथड से यानी टॉर्क इक्वल टू डी एल वेक्टर बाई डी टी, इस आर्ग्यूमेंट की हेल्प से प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे।
टॉर्क इक्वल टू डी एल वेक्टर बाई डी टी। इस आर्ग्यूमेंट की हेल्प से प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए पहले अपने को एक बॉडी फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर करना होगा। मैं हिंज पॉइंट को ओरिजिन ले लेता हूँ, तो ये पॉइंट तो ओरिजिन हो जाएगा, इसको ओ से डिनोट कर देता हूँ। एक्स एक्सिस में स्टिक की लेंथ के अलोंग चूज कर रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस है, और वाई एक्सिस स्टिक की लेंथ के परपेंडिकुलर चूज कर लेता हूँ। जेड एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की ओर पॉइंट करेगी, इसको मैं डायग्राम में नहीं दिखा रहा हूँ। ये एंगल है थीटा और ये एंगल भी होगा थीटा। बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी को अपन ये लिख सकते हैं, ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल ओमेगा वेक्टर, और कैपिटल ओमेगा वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, ओमेगा साइन थीटा आई कैप प्लस ओमेगा कोस थीटा जे कैप। अब अपन बॉडी का एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस का सेट है, तो अपन एल वेक्टर को इस फॉर्मूला से लिख सकते हैं। एल वेक्टर इज इक्वल टू आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स आई कैप प्लस आई वाई वाई ओमेगा वाई जे कैप प्लस आई जेड जेड ओमेगा जेड के कैप। थर्ड टर्म तो क्लियरली जीरो होगी क्योंकि ओमेगा जेड की वैल्यू जीरो है, तो अपने पास पहली दो टर्म्स रह जाएंगी। अब मैं आई एक्स एक्स और आई वाई वाई की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। तो आई एक्स एक्स यानी इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये डायमेट्रिकल एक्सिस है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2/5 mr²। तो मैं आई एक्स एक्स को ये लिख सकता हूँ, आई एक्स एक्स इज इक्वल टू 2/5 mr²। आई वाई वाई की बात करें, यानी इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को पता करना है, तो मैं सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक पैरेलल एक्सिस कंसिडर करता हूँ। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/5 mr²। तो अगर मैं इन दोनों एक्सिस के बीच सेपरेशन को L से डिनोट कर दूं, तो अपन इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम से लिख सकते हैं। तो मैं इस डिस्टेंस को L से डिनोट कर रहा हूँ। आई वाई वाई को अपन ये लिख सकते हैं, आई वाई वाई इज इक्वल टू 2/5 mr² प्लस ml²। ये दोनों वैल्यू अपन एक्सप्रेशन में रख देते हैं, तो L वेक्टर की वैल्यू ये आ जाएगी, L वेक्टर इज इक्वल टू 2/5 mr² ओमेगा साइन थीटा आई कैप प्लस 2/5 mr² प्लस ml² ओमेगा कोस थीटा जे कैप। अब अपन डी एल वेक्टर बाई डी टी कैलकुलेट करते हैं। टॉर्क को अपन ये लिख सकते हैं, डी एल वेक्टर बाई डी टी। अपन ने बॉडी फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर किया है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने कंसिडर किया है, और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बॉडी के साथ साथ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपन ने जो एल वेक्टर लिखा है, वो एल वेक्टर भी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रहा होगा। तो एल वेक्टर में चेंज को मैं ये लिख सकता हूँ, डी एल वेक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर। अब ओमेगा और एल वेक्टर की वैल्यू अपन यहाँ पे रख देते हैं। ओमेगा वेक्टर की जगह तो अपन ये लिख देते हैं, ओमेगा साइन थीटा आई कैप प्लस ओमेगा कोस थीटा जे कैप, और एल वेक्टर की जगह अपन इसका एक्सप्रेशन रख देते हैं। एल वेक्टर का एक्सप्रेशन अपन ने ये निकाला है,
एल वेक्टर का एक्सप्रेशन ये है। अब अपन ओमेगा और एल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। अपने को ये पता है आई क्रॉस आई तो ज़ीरो होगा, तो मैं इस पहली टर्म का क्रॉस प्रोडक्ट इस सेकेंड टर्म के साथ लूँगा और सेकेंड टर्म का क्रॉस प्रोडक्ट पहली टर्म के साथ लूँगा। यानी इसका क्रॉस प्रोडक्ट इस टर्म के साथ लेना है और इसका क्रॉस प्रोडक्ट इस टर्म के साथ लेना है। साथ ही अपने को ये भी पता है आई क्रॉस जे इट इज इक्वल टू के कैप एंड जे कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू माइनस के कैप। तो मैं टॉर्क वेक्टर को ये लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा के कैप। और सेकेंड टर्म का क्रॉस प्रोडक्ट पहली टर्म के साथ लेंगे तो ये आएगा -2/5 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा के कैप। अपन ये देखेंगे ये टर्म और ये टर्म ये तो कैंसिल हो जाएंगे। अपने पास टॉर्क का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा के कैप। अब अपन जितने भी फोर्सेज एक्ट हो रहे हैं उनका टॉर्क ओ के अबाउट कैलकुलेट करेंगे। तो मैं इस डायग्राम को नीचे ले आता हूं। इस डायग्राम में देखिए अपन ओ के अबाउट सभी फोर्सेस का टॉर्क लिखेंगे। एक तो बॉडी के ऊपर mg एक्ट हो रहा है, इसका टॉर्क ओ के अबाउट क्लॉकवाइज होगा और इसका एक्सप्रेशन होगा mg इंटू कैपिटल R। क्लॉकवाइज टॉर्क का मतलब हो गया प्लेन के अंदर की ओर ये पॉइंट करेगा, तो मैं इस टॉर्क को ये लिख सकता हूँ -mgr के कैप। एक टॉर्क नॉर्मल फोर्स का आएगा। नॉर्मल फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर एक्ट हो रहा है, तो इसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज आएगा यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा और इसका मैग्नीट्यूड होगा n इंटू कैपिटल R। इसके अलावा किसी भी फोर्स का टॉर्क O के अबाउट नहीं एक्ट होगा। अगर अपन स्टिक के अंदर टेंशन की बात करें तो अब की बार अपन ने स्टिक और सॉलिड स्फीयर दोनों को सिस्टम कंसिडर किया है, तो टेंशन इंटरनल फोर्स बन जाएगा। हाँ, हिंज रिएक्शन जरूर एक्ट होगा लेकिन हिंज रिएक्शन का टॉर्क O के अबाउट 0 आएगा। तो अपने को केवल नॉर्मल और mg का टॉर्क मिलेगा जो अपन ने लिख दिया है। अब टॉर्क का एक्सप्रेशन अपने पास ये है ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा के कैप। के कैप तो कट जाएगा, अपने पास ही आ जाएगा n माइनस mg इंटू r इज इक्वल टू ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा को तो अपन ये लिखेंगे r अपॉन l और कोस थीटा की वैल्यू आएगी कैपिटल R अपॉन l। ये दोनों वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा n माइनस mg इंटू कैपिटल R इज इक्वल टू ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर R अपॉन l इंटू कैपिटल R अपॉन l। l स्क्वायर से ये दोनों l कट जाएंगे, इस r से ये r भी कट जाएगा, तो अपने पास ये आ जाएगा n माइनस mg
इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, यानी नॉर्मल फोर्स की वैल्यू अपने को ये मिल जाएगी एन इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर। अपन ने ये देखा था फोर्स आर्ग्यूमेंट से नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्विकली अपने को मिल जाती है, जबकि टॉर्क आर्ग्यूमेंट से ये थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये अपना आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये प्रॉब्लम आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको ये प्रॉब्लम पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और अगर आपने फिजिक्स एजुकेटर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।